हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हम बात कर रहे थे साइंस के बारे में। तो आपने जो इस सेकंड चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो जो है उसको देखा होगा आराम से। मजा भी आया होगा आपको उस चीज के लिए। और आपने उसको लाइक भी किया होगा, अपने साथी बच्चों के साथ शेयर भी किया होगा। नहीं किया है शेयर तो यहाँ से बाहर निकल के मारूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका टीचर हूँ। इसका मतलब आपके लिए पनिशमेंट भी मैं दे सकता हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो तो मैं बाहर नहीं आ सकता, आपके फोन से बाहर आकर के भी मार सकता हूँ, है ना। क्योंकि साइंस है, साइंस में कुछ भी हो सकता है, ये भी आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। कुछ भी चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को कोऑपरेट कीजिए, और अपने साथी बच्चों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और हमारा एक परिवार, बड़ा परिवार बन सके, जिसे हम आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा कर सकें। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, या ये चल रहा है क्या? हाँ, चल तो रही है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर के अंदर, वहां पर मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, अमल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, उसके बाद में सूचक के बारे में बताया। तो करूं क्या डिस्कशन थोड़ी सी? हम्म, चलो कर लेता हूँ, है ना। थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ में कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें हमने आज तक पढ़ी है। ठीक है, अब तक हमने जो चीजें पढ़ी है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले इस सेकंड चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर आपको कैसे पता? आप एक चीज ध्यान से देखिए, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। और ये एसिड शब्द जो है ना, ये लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका नाम है एसिडस। और इस एसिडस का मतलब होता है खट्टा। इसका मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब बात करेंगे कि सर अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अब एक लिटमस पेपर होता है, जब आप नीले लिटमस के ऊपर जब अम्ल की बूंदे डालोगे या अम्ल डालोगे तो नीला लिटमस क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद में हमने देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखी अम्ल के बारे में। उसके बाद में हमने सूचक देखे। ठीक है, सूचक किसे कहते हैं? सूचना देने वाले। किसकी सूचना देने वाले? अम्ल और क्षार की सूचना देने वाले पदार्थ जो है वो सूचक कहलाते हैं। और दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक बोलेंगे। जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे हल्दी देखा था हमने, लिटमस पत्र देखा था हमने, हाइड्रेंजिया का पुष्प देखा था हमने, पिटूनिया का पुष्प देखा था। तो इस प्रकार से हमने वो चीजें देखी प्राकृतिक सूचक के अंदर। हमने बात की थी लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर किस एक पादपों का एक समूह है जिसको बोलते हैं थेलोफाइटा। अब थेलोफाइटा समूह का जो पादप है जिसका नाम है लिचेन या लाइकेन बोलते हैं, और इसी लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। आपको मैंने बताया था कि नीला लिटमस पेपर जब अम्ल की प्रेजेंस में आता है या अम्ल डाला जाता है तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। वही बात की थी हमने कि जब लाल लिटमस पेपर पर जब क्षार डाला जाता है, क्षारक बेस डाला जाता है, तो वो नीला हो जाता है। तो ये चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। उसके बाद में हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में देखा कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्ल और क्षार में रखने पर बदल जाए वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। जिसके अंदर एग्जाम्पल देखा हमने, वैनिला आइसक्रीम में जो डाला जाता है वैनिला के बारे में एग्जाम्पल देखा। उसके बाद में प्याज, उसके बाद में लौंग के बारे में हमने जिक्र किया कि यार गंधीय सूचक में इनकी गंध जो है अम्ल और क्षार में रखने पर चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी। उसके बाद में हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया देखी। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब जिंक धातु के टुकड़ों को आप सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो क्या होता है कि सॉरी वो गैस निकलती है, उससे लवण बनता है और एक प्रकार की गैस निकलती है। और उस गैस के बुलबुले गैस जो है जब सोप सॉल्यूशन में जाती है, साबुन के विलेन में जाती है, तो गुब्बारे बन जाते हैं। और उन गुब्बारों के पास जब आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हो तो उस कंडीशन के अंदर मोमबत्ती जो उन गुब्बारों को फोड़ती है उस टाइम गुब्बारों से पॉप साउंड निकलती है, फट फट की ध्वनि निकलती है। ये हमने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि आपसे पूछ सकता है कि एक्स अम्ल को वाई धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर जेड गैस निकलती है। तो एक्स वाई जेड रासायनिक पदार्थ कौन से हैं और इसका समीकरण भी लिखिए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। और जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया का, वो भी बेटा बहुत बार पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में हमने देखा कि क्षारक भी देखा, क्षारक की भी हमने धातु के साथ विक्रिया देखी। तो वही चीज है सॉल्ट, और क्या बन रही थी? हाइड्रोजन गैस बन रही थी। इस प्रकार से हमने ये चीजें देखी। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन किया था। हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया भी देखी थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनता है? जल बनता है।
ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी चीजें जो है वो कंप्लीटली समझ में आ चुकी होगी। वहीं एक बात हमने और देखी कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और क्या बनता है, जल बनता है। अब आपने देखा कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी के अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन के सॉरी उसके अंदर लाइम सॉल्यूशन के अंदर जाती है, चूने के पानी में जो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाली जाती है, तो उस टाइम संगमरमर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, और उसके साथ में जल बनता है। तो ये चीजें हमने देख ली थी, जैसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये हमने सारी चीजें प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आगे का रहेगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि हम धातु की या फिर जो अम्ल जो है उनकी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे कि वास्तव में क्या क्या चीजें कैसे कैसे बन रही होती है। बेटा देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ये केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पर मैं आपके लिए कंटेंट को इतना आसान बना रहा हूं कि आपको कहीं भी दूसरी चीजों को देखना ही नहीं पड़े, आप इजीली इस चीज को समझ सको, है ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने साथी बच्चों के साथ इन वीडियो को शेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि वास्तव में अगर साइंस सब्जेक्ट है तो वो हार्ड नहीं है, ना बर्डन लेके पढ़ना है, वो एकदम इजी तरीके से और एकदम बहुत ही शानदार तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है। बस मन के अंदर एक हौसला होना चाहिए, आपका विश्वास मेरे पर होना चाहिए। जब तक आप विश्वास नहीं कर पाओगे तब तक आप उन चीजों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, आप सभी बच्चों के साथ अपने वीडियोस को शेयर करें, उनको मोटिवेट करें, उनको इस फैमिली के साथ जोड़ने का प्रयास करें, जिससे मैं आपके लिए और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करूं। आप ये मत समझिए कि आपने जो भी पेमेंट दे करके आपने इस क्लासेस को खरीदा है तो सिर्फ मात्र आपको यही क्लासेस मिलेगी। मेरे पे विश्वास दिखाइए, मैं इन क्लासेस के अलावा भी आपके सामने फिर जो रिवीजन क्लासेस जो है वो भी करूंगा, उसके बाद भी मैं मैराथन क्लास भी आपको दूंगा, सारी फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड करूंगा। जो भी एमसीक्यूज हैं, जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, और जो नए आगे आने वाले एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, बस सिर्फ आपको एक उम्मीद और एक भरोसा मुझ पर कायम रखना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर, कि अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक पर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि धातु की किसके साथ अभिक्रिया करेंगे। बेटा धातु जो है, या सॉरी अम्ल जो है, उसकी धात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए बेटा, किसी को पता नहीं होता कि क्या चीज बनेगी, किस तरीके से बनेगी। हम जब प्रयोगशाला में जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उस टाइम हम कोई दो रिएक्टेंट को, किन्हीं दो अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं, दो या तीन, जो भी आपके लिए सूटेबल है, जो रिएक्शन आप करवाना चाहते हैं उनको मिलाते हैं। उसके बाद में एज रिजल्ट क्या बनता है वो बाद की बातें होती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अम्ल के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं अम्ल लूं, HCl अम्ल ले लेता हूं। आप सभी को पता होना चाहिए बेटा कि HCl क्या होता है। आप सभी बताएंगे सर HCl तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब आप धात्विक ऑक्साइड, बेटा ऑक्साइड के लिए सिर्फ ओनली O यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप देख चुके होंगे बहुत बार, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा, ऑक्साइड के लिए O यूज कर रहे हैं। धात्विक ऑक्साइड का मतलब कोई भी एक धातु जुड़ सकती है यहाँ पर, जैसे मान लो कॉपर जुड़ा है, कॉपर धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन और जुड़ा तो ये धात्विक ऑक्साइड हो गया। अब कैसा धात्विक ऑक्साइड हो गया, इसका नाम आप इजीली देख देते हो, ये बता सकते हो कि सर Cu को आप कॉपर बोल रहे थे और O को आप ऑक्साइड बोल रहे थे, कॉपर ऑक्साइड। एकदम इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दो प्रकार के पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से सुने। ये देखिए बेटा, यहां पर एक चीज आप देखिए कि आप अम्ल की नेचर जानते हो, H प्लस बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। ठीक है, उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर क्या होगा, कॉपर
ये +के 2 फॉर्म में है और यहां पर ऑक्सीजन क्या है, -के 2 के चार्ज पे है। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम इजी तरीके से आपको इस कंटेंट को समझना है। ठीक है, बिल्कुल भी प्रेसाइज नहीं होना इस चीज के लिए। देखिए यहां पर H+ में और Cl- में है, H+ में और किस में है, Cl- में है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, मेरा बताया हुआ है अपोजिट जो भी चार्ज वाले हैं वो एक दूसरे के साथ जाते हैं। आप जानते हो कि अट्रैक्शन क्या होता है, एक अलग जेंडर का, ठीक है, मतलब डिफरेंट जेंडर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल है तो मेल को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये विधि का विधान है बेटा। इस चीज में देखिए प्रकृति का एक नेचर है कि जो अपोजिट होगा, अपोजिट जेंडर का होगा या अपोजिट सिंबल का होगा, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। आप जानते हो, आप ये भी जानते हो कि अगर चुंबक की बात करूं तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होता है, ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। जानते हो ना ये चीजें। ठीक है, दूसरी बात आप जानते हो कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, एंड ह्यूमन नेचर के अंदर बात करें तो मेल एक फीमेल के, ठीक है, गर्ल जो है बॉयज या फिर मेल एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी कि ये विधि का विधान है, ये प्रकृति की नेचर है कि जो अपोजिट जेंडर का होगा, अपोजिट सिंबल का होगा, अपोजिट साइन का होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, ये हम ये बता सकते हैं ऑब्वियसली कि सर अपोजिट जो साइन वाले हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस ऑब्वियसली, ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ, और ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के साथ। अब आप ये बोलोगे कि सर यहां पर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आप देखिए बेटा, मैं अभी तो बता रहा हूं आपको, Cl- है, ये किसके साथ जाएगा, कॉपर प्लस के साथ जाएगा। देखिए कॉपर +2 के साथ। अब आप ये बोलोगे, ऑब्वियसली बोलोगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि सर माइनस का एक है, प्लस के दो हैं, तो इसका मतलब ये कट तो नहीं सकते, क्योंकि एक जैसे होते तो कट जाते, प्लस का दो होता, माइनस का दो होता, कैंसिल हो जाता। तो आप इसका अणुसूत्र बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला प्लस इसके पैरों में भेज दो और ये एक इसके पैरों में भेज दो। तो आप बताओगे कि सर कॉपर के नीचे तो एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक तो लिखो चाहे नहीं लिखो, परंतु कॉपर के साथ एक लिखने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहां पर दो है, ये दो इसके पैरों में आएगा, तो क्या बनेगा, CuCl2। ठीक है, मेरे स्टूडेंट कभी भी हताश नहीं होंगे, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को उनको एकदम समझना है। कभी भी आप देख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, सिर्फ ओनली समीकरण लिखवा दी, कहाँ से क्या चीज आई वो उनको मैटर नहीं करता। बेटा देखिए, अगर आपने चॉइस भी की कि सर ये प्लस का चार्ज कैसे आता है, माइनस का चार्ज कैसे आता है, तो एक दिन मैं आपको ये भी चीजें क्लियर करवा दूंगा। जिस दिन ऑनलाइन क्लासेज आएंगी, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट मैं क्लियर करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये प्लस माइनस इसीलिए आते हैं कि अगर किसी भी तत्व के लास्ट कोष के इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाते हैं, अष्टक को पूरा करते समय या लास्ट कोष को पूर्ण स्थायी करने के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो प्लस का आता है, और अगर ग्रहण करते हैं तो माइनस का आता है। ठीक है, ये चीजें मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, मैं आपको बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, एकदम मात्र छोटे से रुपए में बेटा, 250, 200, 300 रुपए फीस कोई मायने नहीं रखती है किसी के लिए भी, ना वो आपके काम आने वाली है और ना हमारे काम आने वाली है। आपका एक स्टूडेंट का अगर पैसा 250 रुपए देखें तो 250 रुपए हम किसी भी चीज में खर्च कर देते हैं, 200 रुपए हम कहीं भी खर्च कर देते हैं, तो वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको कंटेंट इतने पैसे में ही दिया जा रहा है, मतलब नाम मात्र के शुल्क के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी दी जा रही है। मेन चीजें वो है, हमारा मकसद पैसे कमाने का नहीं है, हमारा मकसद है कि उन बच्चों तक एजुकेशन जाए जो बच्चे बहुत भारी भरकम फीस पे नहीं कर पाते हैं, जिनका फ्यूचर इन रुपयों के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति के कारण अंधकार में जा रहा है। बस उन्हीं को हमें उठाना है और उन्हीं को साथ लेके चलना है। हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल नहीं खेल रहे, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ एजुकेशन में वो चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके लिए आज की इस युग की, आज के इस दौर की नीड है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। तो आपने देखा कि सर CuCl2 बन गया, ठीक है, तो मैंने लिख दिया CuCl2। अब आप ये बोलोगे कि सर ठीक है, ये तो इसके साथ गया, तो अब इसका क्या होगा, अब इसका यही होगा जैसे उसका हुआ। आप ये देखिए कि H के ऊपर प्लस का एक चार्ज है और ऑक्सीजन पर माइनस का 2 चार्ज है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर नहीं हो सकता बेटा। ये माइनस वाला जो माइनस प्लस मत देखिए, दो पावर एक पावर वो देखिए, ये दो की पावर जो है वो इसके पैरों में आएगी, तो ये बन जाएगा H2, इसकी
एक जो है वो ऑक्सीजन के पैरों में जाएगी, तो यहां लिखो चाहे नहीं लिखो, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब हम बता सकते हैं ना, अब मेरे स्टूडेंट कभी भी हताश नहीं होंगे, कहां से क्या चीजें आई ये चीजें भी उनको पता चल चुकी है। तो ऑब्वियसली हम लिख देंगे कि सर CuCl2 इसको अपन लवण बोलते हैं, और इस लवण का नाम है सर, Cu को बोलते हैं कॉपर और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो सर इसका नाम हो गया कॉपर क्लोराइड। अब मैं बोलूंगा कि हाँ यस, मेरे स्टूडेंट को सब कुछ आता है ये, और ये वाला जो है ये आप सभी जानते हो, वाटर का मॉलिक्यूल है, जल है। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए कि अम्ल की जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। तो आप इसके साथ लिख दीजिए लवण प्लस जल। बताओ कहीं समस्या आई क्या बेटा, नहीं आई। बस दिक्कत यहां है कि हमने किसी भी कंटेंट को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपका आपको पढ़ाने वाले टीचर्स ने आपको नहीं बताया। मैं आप देखो, मैं एक साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं खुद बता सकता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी जाती है बेटा। हाँ, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रही है, पर गवर्नमेंट टीचर जो है उनको बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते पूरा प्रॉपर। कभी उनके लिए कोई काम आ जाता है, कभी उनके लिए कोई काम आ जाता है, कभी कोई हो जाता है, तो उनका एक फिक्स क्राइटेरिया है जिसकी वजह से वो आपको पूरी प्रॉपर आपकी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। गलती किसी की नहीं है बेटा, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर किसी को ढलना पड़ता है। ना उन टीचर्स की कमी है जो आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक टीचर आपके लिए मायने रखता है, उनकी रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका कर्तव्य भी है। किसी भी टीचर को कमजोर समझने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो जितनी सहानुभूति आप मुझसे रखते हो, जितना सम्मान रिस्पेक्ट मेरी करते हो, उतनी ही अपने टीचर्स की भी कीजिए। टीचर कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, मायने नहीं रखता, पर जिसने आपको एक भी अक्षर अगर आपको सिखा दिया है तो वास्तव में वो आपका गुरु है। वो गुरु चाहे आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो गुरु आपसे छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो सभी की रिस्पेक्ट कीजिए। साइंस किसी को छोटा नहीं मानती है, क्योंकि साइंस के अंदर हर एक चीज छोटे से ही चल करके बड़ी बनती है। आप ये जानते हैं कि परमाणु जो होता है उसी से सारे पदार्थ बने हैं। आज मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, आप सारी चीजें इन ऑल वर्ल्ड में देख रहे हो, पूरे संसार में देख रहे हो, वो सारी उस परमाणु की करामात है। वो छोटे से छोटा पार्टिकल मिल करके एक ऑब्जेक्ट को बनाता है, एक वस्तु को बनाता है, और उसी वस्तु से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो आप देख लीजिए उस एक छोटी सी चीज की कितनी बड़ी अहमियत है। आपका मानव शरीर बना है एक छोटे स्पम के कारण बना है, एक शुक्राणु के कारण बना है। एक छोटी सी चीज जो विजुअल नहीं हो सकती, आंखों से देख नहीं सकते उस चीज को, उसने आपका फॉर्मेशन कर दिया, आपका निर्माण किया है। तो हर एक छोटी चीज साइंस में अपने आप में बेहतरीन होती है, सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए आप सभी किसी को छोटा, तुच्छ या फिर किसी भी प्रकार की भावना से ना देखें। आपका टीचर वास्तव में वही टीचर है जो रिस्पेक्ट आपके लिए एक आदर्श आइडियल टीचर के लिए होती है, वही सभी टीचर्स के साथ रखिए। क्योंकि गुरु गुरु होता है, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि HCl को कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर क्लोराइड और प्लस में जल बनेगा। कॉपर क्लोराइड की जगह यहां मेटल चेंज हो जाएगी, धातु बदल जाएगी, तो कॉपर की जगह कोई और आएगा। पर आप ये याद रखें कि धातु क्लोराइड बन गया, इसका मतलब ये लवण है, लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और लिख दूं, साथ में लिख देता हूं। चलिए, अगर मैं लिखूं बेटा ZnO और प्लस में धातु ऑक्साइड हो गया, धातु क्या हो गया, जिंक, इसको क्या बोलेंगे बेटा, Zn को जिंक बोलेंगे। और फिर आप बोलोगे सर सिंगल ऑक्सीजन दिखा, तो आपने हमें बताया कि उसको ऑक्साइड बोल सकते हैं, तो क्या बोल देंगे, धातु ऑक्साइड बोल देंगे। ठीक है, चलिए, अब इसके साथ हमने क्या बोला कि सर धातु ऑक्साइड की आपने करवाई थी अम्ल के साथ रिएक्शन, तो ठीक है बेटा HCl के साथ करवा दो। वही चीज है, ध्यान से देखिए, वही चीजें हैं, रटना नहीं है। Zn प्लस की 2 की फॉर्म में है और ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में है, यहां पर H प्लस की फॉर्म में है और Cl माइनस की फॉर्म में है। अब आप बता सकते हो कि सर प्लस वाला माइनस के साथ ही जाएगा, तो Zn किसके साथ जाएगा बेटा, Cl के साथ। Cl के ऊपर एक है वो इसके पैरों में आ जाएगी, इसके ऊपर दो है वो इसके पैरों में आ जाएगी, तो बनेगा क्या, ZnCl2। और प्लस में क्या बनेगा बेटा, ये ऑक्सीजन के ऊपर दो है, हाइड्रोजन पर एक है, तो ये इसके पैरों में आ जाएगी दो, और ये एक इसके पैरों में, तो जल बन जाएगा। तो आप बता सकते हो कि सर ऑब्वियसली आपने सही बोला कि यहां पर लवण ही बन रहा है और यहां पर जल बन रहा है। ठीक है,
ठीक है। Zn को बोलते हैं जिंक और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया जिंक क्लोराइड। रटना नहीं है, ये साइंस है। साइंस को प्यार से पढ़ना है, जितना इसको प्यार दोगे उतना ये आपकी तरफ खिंच जाएगी। ठीक है, समझ जाओगे। ये एक अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया कि जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी धातु के साथ करवा दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर अलग अलग धातुएं यूज कर करके उनके साथ रिएक्शन करवा सकते हो। कोई एक रिएक्शन नहीं होती, बहुत सारी रिएक्शन होती है। डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी पर, आपके करने के तरीके पर, कि आप किस तरीके से बेस्ट जा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्षारक की करवा के देखते हैं। धातु की हमने धात्विक ऑक्साइड, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ करवा ली। अब हम देखेंगे क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ। क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो सर क्या बनेगा? वही चीज है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लवण बनेगा और जल बनेगा। ऑब्वियसली जल बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता चला आपको? आपको भी बेटा पता चलेगा किस तरीके से। आपके बुक में अंदर एक क्षारक दिया हुआ है जिसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये बेटा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड वही है, कली वाला पानी। ठीक है, मैंने बताया था चूने को जब पानी में डालोगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा, जिसको अपन कली कली का पानी बोलते हैं आम भाषा में अपन बात करें तो। कॉपर OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। अब आप एक चीज ये देखिए कि उसकी अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाना है, तो अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु। ऑक्साइड के लिए अपन O लिख देते हैं, ऑक्साइड यूज कर लेते हैं। अब आप ये बोलोगे सर इसके नीचे 2 कैसे आ गया? तो बेटा ये तो संयुक्ता, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 2 तो इसके साथ वैलेंसी बन जाती है, 2 इसके साथ वैसे बॉन्ड बना करके ये C2O2 की फॉर्म में आता है। वो कैसे आता है वो तरीके मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसकी रिएक्शन जब करवाओगे तो क्या होगा कि कॉपर के साथ कार्बोनेट बन जाएगा। आपने देखी थी ये रिएक्शन, हमने पहले देख ली थी। कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस में बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सी सॉरी H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, हाँ दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चूने का पानी भी बोल रहा हूँ और यहाँ पर गड़बड़ भी कर रहा हूँ। कॉपर नहीं है बेटा, यहाँ पर कैल्शियम है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। चूने का पानी, भिजा हुआ चूना तो यही होता है, कैल्शियम। Ca को कैल्शियम बोलते हैं और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इस चीज को ध्यान से देखें, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca को बोलते हैं कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये क्या चीज हो गई? ये जल हो गया। देखिए क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन गया? जल। यही चीज, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अपन लवण बोलेंगे और ये क्या हो गया? जल हो गया। तो याद रखें, क्षारक की भी जब आप किसके साथ अभिक्रिया करवा दोगे? अधात्विक ऑक्साइड। वहां पर हमने अम्ल की इसके साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई थी, यहाँ क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। सेम प्रोसीजर है, उसमें भी लवण बन रहा था, इसमें भी लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए आगे। अब आगे आपको क्या देखना है, ध्यान से सुनेंगे। अब हम ये चीज जानते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं होती है। ये पॉइंट आ सकता है कभी कभी। अम्ल अम्ल व क्षार में समानताएं। समानताओं में कुछ भी नहीं है, समानताएं कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई मैटर नहीं करता कि आप लोगों को क्या क्या अलग अलग चीजें पढ़नी है। सिर्फ ओनली ध्यान रखना आपको। अम्ल और क्षार की समानता में सबसे पहली बात है, ये जल में H+ आयन देते हैं। कौन देंगे? अब आप बता सकते हो ये चीजें कि सर ये चीज तो आपने अम्ल के बारे में बताई थी। ऑब्वियसली सही बता रहे हो, आयन देते हैं। जल में क्या देते हैं? आयन। सेम प्रोसीजर क्षारक की भी है, क्षारक भी जल में आयन देते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, क्षारक जल में आयन देते हैं, पर वो कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये सिमिलरिटी आ गई कि दोनों को जल में घोलने पर ये आयन देंगे। क्या देंगे? आयन्स देंगे। ठीक है, ये H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, वियोजित होकर के आयन्स बनाएंगे। ये कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना?
ठीक है, अब चले आगे। चलो, अब हम देख रहे थे यहां पर कि ये आयन देंगे। दूसरी बात, अगर बात करें अम्ल की, बात करें अम्ल और क्षार की बात करें, तो बेटा आप सभी को पता है कि अम्ल और क्षार जल में घोलने पर जलीय विलयन जो है, इनका कौन सा विलयन? जलीय विलयन। पानी में घोलते ही ये आयन देंगे, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देने की वजह से ये विद्युत का चालन कर सकते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। इनका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का चालन कर सकते हैं, विद्युत के चालन, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, दो चीजें मेनली याद रखनी है आपको। अब हाइड्रोनियम आयन बनता है जल में डालने पर, जो अम्ल जो है वो H प्लस आयन देता है, उसके बाद में H प्लस आयन जल के अणुओं के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन देता है, या H प्लस मान सकते हो, H3O प्लस आयन मान सकते हो, दोनों ही चीजें देता है। ठीक है, ये देखिए, ये इनके अंदर सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। जैसे मैं आपके सामने अगर रिएक्शन लिखूं, बेटा ध्यान से सुनेंगे। अम्ल HCl है, और ये जल के अंदर जब जल में डाला जाएगा तो ये H प्लस में टूटेगा और Cl नेगेटिव में। तो देखो आयन दे दिया इसने। चलिए, उसके बाद में क्षारक की बात करूं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और इसको भी अगर आप जल में डालोगे तो ये भी टूटेगा Na प्लस में और OH नेगेटिव में। ये भी देखो आयन दे दिया। तो एक प्लस और एक माइनस चार्ज दे रहा है, इसका मतलब प्लस और माइनस दे रहा है, इसका मतलब इनका विलयन जो है, जल में जो विलयन जो है, ये विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक बार देख ले। तो दोनों के अंदर आयंस बनेंगे और दोनों विद्युत का चालन भी करेंगे। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कि नॉट पॉइंट करके लिखेंगे सारे, नॉट पॉइंट करके लिखेंगे सारे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये देखिए, स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर स्टार पॉइंट के अंदर। स्टार पॉइंट में सबसे पहली बात यह है कि जो आपने धात्विक ऑक्साइड देखे, जो भी धात्विक ऑक्साइड देखे सारे के सारे, वो धात्विक ऑक्साइड की नेचर क्या होती है? ये फोन भी बेटा बीच में ही आ जाता है यार, रुकिए एक 1 सेकेंड। पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए ना अपने को, इसलिए अपन इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ ही कर देते हैं। चलिए, अब देखिए, यहां पर आपने देखा कि धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड जो भी देखे आपने, कई बार बेटा 1 नंबर में पूछ लेता है कि धात्विक ऑक्साइड जो है उनको क्या नाम बोलते हैं। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड जो है इनको क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं, याद रखेंगे। इनका दूसरा नाम क्या है? क्षारकीय ऑक्साइड, क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको क्षारकीय ऑक्साइड बोलते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तभी स्टार लगाया है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इनकी नेचर, प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय। इनकी क्षारीय प्रकृति के कारण ये क्षारीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड कहलाते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड। वहीं बात करें अधात्विक ऑक्साइड की, अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड जितने भी हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर ये अम्लीय ऑक्साइड है। कौन से ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये दोनों ही, ध्यान रखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर धात्विक ऑक्साइड उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए इसको क्षारकीय ऑक्साइड बोलते हैं, और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसको धात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। जो भी क्षारक, वे क्षारक जो जल में घुल सकते हैं, जो जल में घुलनशील हो, घुलनशील हो, उन्हें क्षार कहते हैं। तो उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहेंगे? वे क्षारक जो जल में घुल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्षारक कहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है पर पूछेगा नहीं।
विश्वास रखें। पर ये नोट पॉइंट थे जिनके बारे में मेरे को डिस्कशन करना आपके साथ बहुत जरूरी हो गया था कि हो सकता है बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ भी ले, तो ध्यान रखेंगे कि क्षारक जो वे क्षारक जो क्या हो सकते हैं, जल में घुल सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको लिखना है वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ठीक कर लिया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा। आगे देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के आपको एक लाइन और लिखना चाहूंगा, एक लाइन और लिखूंगा यहां पर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, यहां से, अच्छा स्टार लगा दूं क्या? चलो फिर पेपर में भी स्टार ही लगा के आना ना, वो भी देखेंगे फिर आप लोग स्टार कितना लगाते हो, ये भी चीज फिर बनती है ना ये भी। चलिए, फोर्थ स्टार जो है वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे, कि जब आप अम्ल हो या क्षार हो जब पानी में डालते हो, तो बेटा उससे क्या होती है कि उष्मा निकलती है बाहर। जब आप अम्ल को डालते हो, क्षार को भी पानी में डाल देते हो, तो उससे उष्मा निकली, भाप निकलती है। कई बार तो ये सिचुएशन होती है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में अम्ल या क्षार डाल दें पानी के अंदर और उसको हिलाएं नहीं, सीधा डाल दें, तो कई बार तो उष्मा इतनी बढ़ जाती है कि जो आपने प्रखनली यूज की है, तो वो प्रखनली भी फट सकती है, वो लिक्विड बाहर आ सकता है, आपके चेहरे पर गिर सकता है, जिससे आपके चेहरे को नुकसान हो सकता है। तो ये सारी उष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, ये मैं बता देता हूं कि जल में अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार क्या है, क्षारक किस प्रकार की नेचर दिखाता है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी यानी कि उष्मा उत्सर्जित होती है। जब जल में आप अम्ल और क्षार को डाल दोगे तो अभिक्रिया कौन सी होती है, उष्माक्षेपी होती है, क्योंकि इसके अंदर उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा निकलती है बाहर। ठीक है, कई बार तो वो लिक्विड जिस अम्ल, जल के अंदर अम्ल और क्षार ज्यादा मात्रा में डाल दिया और आपने उसको साथ साथ में नहीं हिलाया है, तो वो क्या हो जाता है, बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, याद रखें ये चीज। ठीक है, तो वो भी बाहर निकल जाता है लिक्विड, जिसकी वजह से आपके चेहरे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, याद रखें, अम्ल और क्षार को जल में डालने पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब हम अगर बात करें यहां से, ये चीजें हो गई क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, हम तनुकरण की बात करते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं, तनुकरण का मतलब होता है बेटा पानी ज्यादा, अम्ल या क्षार कम, बस। चलो मैं बता ही देता हूं, तनुकरण बीच में लिखता हूं, तनुकरण, डाइल्यूट करना, तनुकरण। तनुकरण का मतलब है, जैसे बेटा मेरे पास एक प्रखनली है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर मैं HCl अम्ल डाल रहा हूं, तो अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो, तो उसको बोलते हैं तनु अम्ल। और वहीं बात करूं, पानी कम है और अम्ल ज्यादा डाल रहा हूं, इसका मतलब वो सांद्र है। तनु का मतलब समझ गए? ठीक है, समझ गए। अभी देखिए, तनु अम्ल भी होता है और तनु क्षार भी होता है। अम्ल भी तनु होता है और तनु क्या होता है, तनुकरण क्षार भी होता है। देखिए, प्रति इकाई आयतन में, कोई भी आयतन है उसके अंदर अम्ल और क्षार में, अम्ल क्या देता है, आप बता दोगे कि सर H+ देता है, और वहीं बात करें क्षार, तो आप बताओगे सर OH- देता है। तो ये चीजें यहां से ये निकल के आई कि सर अम्ल तो H+ देता है और क्षार OH- हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो तनुकरण का मतलब क्या है कि अगर किसी भी, जब जल में डालते हैं अम्ल को, तो H+ की मात्रा जो है वो ज्यादा हो, H+ क्या हो, प्रति इकाई आयतन में ज्यादा, और जल क्या हो, कम, जल की मात्रा कम, इसकी मात्रा ज्यादा। वही बात करें इधर, तो यहां पर जल ज्यादा, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हो गया ना, तनु है, ध्यान रखें, जल की मात्रा ज्यादा और हाइड्रोजन प्लस की मात्रा कम हो, जल की मात्रा यहां भी ज्यादा, OH- की मात्रा क्या हो, कम। तो जल के प्रति इकाई आयतन में अगर H+ और OH- की सांद्रता क्या हो जाए, कम है, तो उसको अपन बोलेंगे तनुकरण। ठीक है, लिख दूं डेफिनेशन, लिख देता हूं, पानी ज्यादा, अम्ल या क्षार कम। जैसे अगर अम्ल डालोगे, पानी ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है, तो उसको बोलेंगे तनु अम्ल। और अगर इधर क्षार की बात करूं, पानी ज्यादा है और उसके अंदर क्षार की मात्रा कम है, OH- कम होगा,
क्योंकि क्षार कम डाला तो उससे OH माइनस जो निकल रहे थे, जो वियोजित होकर के, क्षार वियोजित होकर के क्या देगा, टूटेगा तो क्या देगा, OH माइनस देगा। अम्ल टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस देगा। अगर आपने अम्ल ही कम डाला है पानी के अंदर, तो इसका मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, अम्ल कम है, इसका मतलब ये तनु है। इसी प्रकार से क्षार के अंदर है, क्षार की मात्रा ज्यादा है, पर सॉरी, क्षार की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब तनु क्षार है। तो मैं लिख देता हूं, जल के जल के प्रति इकाई आयतन में, इकाई आयतन में प्रति इकाई आयतन में अम्ल या क्षार के H प्लस व OH माइनस की सांद्रता क्या हो, कम हो, कम हो, तो उसे तनुकरण कहते हैं। तनु का मतलब पानी ज्यादा, पतला, तनुकरण कहते हैं। समझ गए कि पानी का एक आयतन लिया हमने, मतलब एक इकाई आयतन माना, पानी मान लो 1 लीटर है, उसका एक इकाई आयतन माना, जैसे 1 लीटर जो जैसे मान लो 1000 ग्राम के बराबर है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लीटर जैसे मान लो कितने भी ग्राम के, जितने भी ग्राम के बराबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो उसके अंदर एक इकाई यूनिट ली, तो उसके अंदर अम्ल और, अगर अम्ल और क्षार के जो आयंस है उनकी मात्रा अगर कम है तो वो तनु है, अगर आयंस ज्यादा है उसका मतलब वो चंद्र है। ध्यान रखें, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रख लें, देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार इसको, जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जो करना है वो कर लीजिए, आराम से आपके सामने सब कुछ मैटर पड़ा है, ठीक है। चले आगे, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर पीएच स्केल की। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि पीएच इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल, स्केल जैसे आपने देखा होगा, स्केल से आप क्या मापते हो, लंबाइयां, ठीक है, दूरियां मापते हो। यस, आप बोलोगे सर यस, पीएच स्केल से। पीएच स्केल क्या चीज है, पीएच स्केल जो है वो एक प्रकार का पैमाना है जो किसी भी विलयन में अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार का पता लगाता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो पीएच स्केल क्या करता है, ऐसा स्केल जो विलयन के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता बताता है उसको अपन पीएच स्केल बोलेंगे, ठीक है। ये यार गेट भी, चलिए ठीक है। अब आप एक चीज सुनिए ध्यान से, पीएच का मतलब, सबसे पहले मैं पीएच का शाब्दिक अर्थ बताता हूं आपको। पीएच, पीएच के अंदर जो पी जो है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। पी कौन सी भाषा का है, जर्मन भाषा का, जर्मन भाषा के शब्द पुशांश से बना है। पुशांश, पुशांश याद रखें, कौन सा शब्द है, पी का मतलब क्या होता है, पुशांश। ये जर्मन भाषा का शब्द है पुशांश, ठीक है। पी जो है वो जर्मन भाषा के शब्द पुशांश से बना है, और पुशांश का मतलब होता है, पुशांश इसका मतलब होता है शक्ति, पावर, शक्ति। और किसकी शक्ति, इसके आगे H लिखा हुआ है, इसका मतलब H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन, शक्ति का मतलब सांद्रता, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर पीएच किसने बनाया, सोरेनसन ने, याद रखें, सोरेनसन, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का निर्माण किया था, सोरेनसन ने, याद रखेंगे। तो पीएच क्या है, ऐसा स्केल, वह पैमाना जो किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता मापता है। अब आप ये बोलोगे सर आप H प्लस की क्यों बोल रहे हो, फिर क्षार का कैसे पता चलेगा, H प्लस तो अम्ल के लिए होता है ना, आप तो झूठ पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, H प्लस की सांद्रता ही मापता है। H प्लस की सांद्रता ज्यादा है तो हम बता सकते हैं अम्ल है वो विलियन। अगर उस विलियन में H प्लस की सांद्रता कम आती है, इसका मतलब उसमें OH ज्यादा है, क्षार ज्यादा है, ठीक है। इस बात में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वह स्केल, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख देना, वह स्केल जो किसी विलियन में, जो किसी विलियन के, विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता का, H प्लस आयन की सांद्रता का क्या करता है, मापन करता है, सांद्रता का मापन
करता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पी जर्मन भाषा के शब्द पुशांस से बना है। पुशांस का मतलब शक्ति होता है, पावर होता है। और एच क्या है? एच प्लस आयन है। एच प्लस आयन है। तो ऐसा स्केल जिसको विलियन में रखने पर विलियन में एच प्लस आयन की सांद्रता का मापन करे, सांद्रता बताएगी कम है कि ज्यादा है, तो उसको अपन बोलेंगे पीएच स्केल। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा हम पीएच स्केल के अंदर क्या देखेंगे? ऑब्वियसली सर, पीएच जो स्केल है, जो आप बोल रहे हो पीएच स्केल कर रहे हो, इस पीएच स्केल के अंदर कैसे पता चलेगा कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? आप एक चीज सुने ध्यान से। अगर पीएच स्केल पर मिनिमम नंबर क्या होता है? जैसे मान लो ये स्केल है, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। ये मान लो पीएच स्केल है, ठीक है। इसके ऊपर बेटा ध्यान रखें, ये मिनिमम नंबर होता है, यहां होता है 0। यहां मैक्सिमम नंबर है, इसको बोलते हैं रीडिंग। जैसे पैमाना होता है ना, सेम वैसा ही। तो मिनिमम नंबर, न्यूनतम मान इसका 0, और अधिकतम मान क्या होता है पीएच स्केल का? क्या होता है? 7, 14 होता है। क्या होता है? 14। 14 होता है बेटा, 14 नहीं आए तो 14। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अधिकतम मान है, अधिकतम अधिकतम वैल्यू है पीएच स्केल की। और ये कौन सा मान है? न्यूनतम मान है। न्यूनतम न्यूनतम मान है। ठीक है। अब आप एक चीज सुनिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में एक और मान होता है, इसको बोलते हैं 7 पर आता है वो। ठीक है, ये मध्य मान है 7 पर, ये मध्य मान है। तो पीएच स्केल का अगर आपसे पूछ ले कि पीएच स्केल का मिनिमम मान, न्यूनतम मान क्या होता है? 0। मैक्सिमम मान क्या होता है? अधिकतम मान क्या होता है? आप बताएंगे सर 14 होता है। अब कैसे ये बताएगा? जब किसी विलियन में आप डाल दोगे, पीएच स्केल को डालोगे, तो अगर वैल्यू पीएच पैमाने का मान, अगर ध्यान से देखिए, पीएच जो है उसका मान अगर 7 से कम आए, पीएच का मान क्या है? 7 से कम आता है। ठीक है, 7 से कम आए तो वो विलियन जो है वो कैसा होगा? उस विलियन में याद रखें, H प्लस की मात्रा ज्यादा होगी। H प्लस क्या होगा? ज्यादा। H प्लस की सांद्रता ज्यादा होगी। और आप बता सकते हो कि सर H प्लस की मात्रा ज्यादा, इसका मतलब H प्लस कौन दे रहा है? अम्ल। H प्लस ज्यादा है, इसका मतलब अम्ल की मात्रा क्या है? ज्यादा। इसका मतलब वो विलियन क्या होगा? सर अम्लीय होगा, अम्लीय विलियन होगा वो। तो इसने सूचना दे दी ना, ये स्केल एक सूचक की तरह काम कर रहा है, जो अम्ल और क्षार की क्या दे रहा है? सूचना। तो आप याद रखें, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर पीएच पर मान 7 से कम आता है, आप इस पैमाने को लेकर के किसी विलियन में डाला और पीएच स्केल का मान 7 से कम आया, 7 से क्या आया? कम आया इसकी वैल्यू। तो जैसे ही 7 से कम आएगी, आप बता सकते हो कि सर विलियन जो है वो अम्लीय है। 7 से कम आएगा तो विलियन क्या होगा? अम्लीय। वही बात करें दूसरी, अगर 7 से ज्यादा है तो सर क्या होगा? तो बेटा इसका अपोजिट होगा, वहां पर H प्लस कम हो जाएगा, तो विलियन कैसा होगा? क्षारीय होगा। आप एक चीज जान सकते हो ना कि अगर ये चीजें हो कि H प्लस ज्यादा है, इसका मतलब क्या कम है? OH कम है। OH माइनस की सांद्रता क्या है? कम है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लोगे। देख लीजिए ध्यान से, अगर 7 से वैल्यू कम आती है किसी विलियन में पीएच स्केल को डालने पर, 7 से मान कम आता है, तो वो विलियन में H प्लस ज्यादा है, और H प्लस ज्यादा होगा इसका मतलब OH कम है, और H प्लस ज्यादा है इसका मतलब अम्ल, H प्लस देता है, अम्ल की प्रकृति ज्यादा है, इसलिए वो विलियन अम्लीय होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा। अब आप बताओगे कि सर यदि पीएच पैमाने पर मान 7 से क्या आए? ज्यादा। 7 से क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए। 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से 14 तक चला जाए मान, तो क्या होगा? सर आपने बताया अभी कि विलियन जो है 7 से ज्यादा जाते ही विलियन में H प्लस तो आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा, और OH जो आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो विलियन कैसा होगा? OH बढ़ गया ना बेटा, H प्लस कम हो गया।
तो H प्लस कम हो गया तो हमें बता सकते हैं कि H प्लस कम हो गया, हाइड्रोजन आयन कम हो गया, इसका मतलब विलयन क्षारीय हो गया, विलयन क्षारीय हो गया। ठीक है, ये चीज किस किस को समझ आ गई? मेरे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। ठीक है, विनर्स जो है उनको पता चल गया होगा किस तरीके से अम्लीय होता है, किस तरीके से क्षारीय होता है। पीएच का मान 7 से ज्यादा तो उसका मतलब विलयन में H प्लस कम हो गया, और OH माइनस ज्यादा हो गया, इसका मतलब H प्लस कम होते ही विलयन क्षारीय नेचर में आ गया। और H प्लस अगर ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्लियर? अब बोलोगे सर ये बीच वाली वैल्यू तो हो गई, ये तो नाराज होगी। कौन सी हो गई बेटा? 7 वाली। कि सर आपने बता दिया कि 7 से इधर आओगे, 7 से जितना भी कम आ जाओगे। जैसे अगर बात की 6.9 भी अगर वैल्यू आती है ना, 6.9 वो भी कंसीडर होगी अम्ल में, क्योंकि 7 से कम है। क्योंकि 0.1 बढ़ जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो 6.9, 6.8, 6.5 ये 430 तक आएंगे, ये सारी वैल्यू क्या होगी? अम्लीय में जाएगी। और ये सारी वैल्यू 7 से ऊपर वाली 7.1, 7.2 ये सारी क्षारीय में जाएगी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बता दिया, पर आप हमें ये भी बता दीजिए कि 7 पर क्या होगा। देखिए बताऊं, चलो 7 पर बता देते हैं, आपको नाराज थोड़ी करेंगे। 7 पर बता देते हैं। तो आप ये देखिए कि 7 पर क्या होगा। पीएच का मान जब 7 होगा तो बेटा मिड मान है, ये मध्य मान है। यहां पर H प्लस का और OH माइनस का, इन दोनों की मात्रा क्या रहेगी? समान रहेगी। मात्रा समान रहेगी। H प्लस भी उतनी ही मात्रा में होगा और OH भी उतनी ही मात्रा में रहेगा, दोनों की मात्राएं समान होगी। इस 7 वैल्यू आएगी, उसका मतलब उस विलियन में H प्लस भी उतने ही है, OH माइनस की सांद्रता भी उतनी ही है। इसका मतलब ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। क्योंकि अगर H प्लस ज्यादा होता तो अम्लीय होता, OH ज्यादा होता तो क्षारीय होता। अब दोनों ही एक साथ ज्यादा नहीं है, इसका मतलब H प्लस भी उतना ही है जितना OH माइनस है, अम्ल भी क्षार भी, दोनों की मात्रा सेम है। पीएच 7 आता है, इसका मतलब उस विलयन में अम्ल और क्षार की मात्रा सेम है। और इस प्रकार के विलयन को अपन बोलेंगे, पीएच 7 वाले को बोलेंगे उदासीन विलयन। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ मैंने आपको इस चीज को करवा दिया है। लिखवाऊंगा नहीं मैं, एक चीज एक बात ध्यान से सुनिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लिखोगे तो सिर्फ लिखते जाओगे, आप समझोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी होगी। ठीक है, बड़ा शानदार तरीके से मैं आपको नोट्स करवा रहा हूं बेटा। ऐसा नोट्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको पीपीटी के थ्रू वो पढ़ा रहे होंगे, सिर्फ बोल रहे हैं, उनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए हर एक चीज खुद अपने हाथ से लिख के दे रहा हूं कि बेटा इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, समझ आ गई? नहीं आए तो वो आपके लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था करेंगे, उसके अंदर आपने डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए चलिए, यहां तक हो गया क्लियर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि सर पीएच तो आपने हमें बता दिया, आप हमें बताइए कुछ एक वैल्यू होती है कि हाँ यस पीएच मान, कुछ पदार्थों की पीएच वैल्यू रखनी है, पूछा गया ये पीएच मान, कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू भी आपको याद रखनी है। अब बोलोगे कि सर किस किस की याद रखें? अब बता रहा हूं ना मैं, किस किस की याद रखें वो याद रखें। अब देखना कि अमाशय जो है, हमारा पेट जो है, उधर जो है अमाशय जिसको बोलते हैं स्टोमक, अमाशय के अंदर क्या होता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। और इस जठर रस में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, पैक्सीन होता है उसके अंदर श्लेष्मा होती है, उसके अंदर HCl अम्ल निकलता है। तो जठर रस के अंदर अम्ल होता है, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो पीएच वैल्यू जो है बेटा, ध्यान रखना, याद रखेंगे सारे, 1.2 होती है। 1.2 को देख करके आप बता सकते हो कि सर 7 से तो कम है, इसका मतलब जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब 0 के ज्यादा पास होना तो प्रबल हो जाएगा, 0 से जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे दुर्बल अम्लीय हो जाएगा, तो ये प्रबल अम्लीय की कैटेगरी में आता है। चलिए, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने हमें ये चीज तो बता दी, आप हमें ये भी बता दीजिए थोड़ा सा कि नींबू भी तो खट्टा होता है। नींबू, नींबू, यस मैं बताऊंगा सर, यस बेटा खट्टा होता है।
तो सर इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 1 रुपए में कितने नींबू आते हैं? सॉरी, 2 रुपए में 2 नींबू। याद करने के लिए, अभी नींबू आएंगे नहीं आएंगे 2 रुपए में वो मेरे को नहीं पता, पर 2 रुपए में 2 नींबू याद रखें। नींबू कितने रुपए के? 2 रुपए के 2 नींबू याद रखेंगे। तो ये भी कैसा होगा? अम्लीय, क्योंकि 2 है तो इसका मतलब अम्लीय है, 7 से कम है वैल्यू। ठीक है, बता सकते हो ना ये वाली चीजें? ठीक है। अब आप बताओगे कि सर ठीक है आपने ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद में हम देखें, अब हम देखें जैसे शुद्ध जल, एकदम प्योर किया हुआ पानी जो है, शुद्ध जल जो है, उसका सर पीएच मान क्या होता है? उसका पीएच मान बेटा 7 होता है। कैसा होता है? 7। और 7 पर मैंने आपको बताया ना तो वो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। कैसा हो जाएगा? शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 यानी कि उदासीन होता है। एक एक चीज लिखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब आगे बता रहे हूं। अब आगे देखिए, आगे ये है कि आप सभी जानते हैं कि रक्त, ब्लड, रक्त जो होता है उसमें देखना, रक्त का पीएच वैल्यू जो है वो क्या होता है? रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। और 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है? थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके लिए अपन यूज कर लेंगे हल्का क्षारीय। क्षार तो होगा ये, क्योंकि 7 से ज्यादा गई वैल्यू, तो हल्का क्या है? थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब अपन बोल देंगे हल्का क्षारीय। 7.4 होता है पीएच मान। कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए अब 5 नंबर देख लेते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी तो होता है एक, सर MgOH2, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये क्या होता है? इसका पीएच मान ध्यान रखें 10 होता है, और 10 है इसका मतलब ये कैसा है? क्षारीय है, क्षारकीय या क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि 7 से ज्यादा इसका मतलब क्षारीय है। अब एक चीज और लिख लें, कंप्लीट हो गया, क्योंकि किताब में इतना ही है तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ध्यान रखें, किताब से बाहर कोई नहीं जाएगा, एनसीईआरटी है ये, किताब से बाहर नहीं जाएगी। आपको जितना दिया गया है मैटर उससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैं उतना ही करवा रहा हूं जितना आपके लिए सफिशियंट है। अब इसके बाद में NaOH। अब NaOH को तो आप परिचित हो चुके होंगे कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान होता है 14, पूरा 14 मैक्सिमम मान के पास होता है, इसलिए ये क्षारीय है, प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय। तो ये कुछ पीएच मान है जिनको आपको याद करने हैं, आराम से समझते जाइए। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं इसका, कि नींबू जो जठर रस जो है, जो अमाशय से निकलता है, उसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है, अम्लीय। नींबू 2 रुपए में 2 नींबू। शुद्ध जल जो होता है वो 7। ठीक है, 7 दिन यानी कि सप्ताह में 7 दिन शुद्ध पानी पीना चाहेंगे सारे, बेकार थोड़ी पीना चाहेंगे। तो याद रख लेना, शुद्ध पानी सप्ताह के 7 दिन, तो 7 पीएच होता है। रक्त क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है, 4 होता है। रक्त क्या होता है? 7.4 यानी कि 7.4 हल्का क्षारीय है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है, उसका पीएच मान क्षारीय होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH की, इसका पीएच मान 14 होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए अब देखिए ध्यान से। अब आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं अम्ल, और इधर मैं लिख रहा हूं क्षार, इधर मैं लिख रहा हूं क्षार। सभी जानते होंगे अम्ल कौन सा होता है, क्षार कौन सा होता है, ये चीजें आपको मैंने पहले भी पढ़ा दी है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, जल में घोलने पर H+ देते हैं, विद्युत का चालन करते हैं जलीय विलेन, क्षार छूने पर कड़वे होते हैं, नहीं सॉरी साबुन जैसे होते हैं, और इनका स्वाद कड़वा होता है। लाल लिटमस को नीला करते हैं, और इनका जलीय विलेन भी विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। ये चीज हमने देख ली थी। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। इसी प्रकार से क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा मैं आपको, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। पूछ लेता है कई बार ये। प्रबल अम्ल की बात करें, वे अम्ल जो H+ ज्यादा देते हैं, वे अम्ल जो विलयन में H+ क्या दे? ज्यादा दे, वो प्रबल है। दुर्बल, वे अम्ल जो H+ क्या दे?
कम मात्रा में देते हैं, विलियन में पानी में घोलने पर H प्लस क्या दे, कम दे, वो दुर्बल है। ठीक है, ये ध्यान रखें, लिख लोगे ना। मैं बता देता हूं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में घोलने पर H प्लस आयन ज्यादा मात्रा में देते हैं वो प्रबल है, वे अम्ल जो जल में घोलने पर H प्लस कम मात्रा में देते हैं वो दुर्बल अम्ल है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये भी प्रबल है। ये दोनों प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यही बात करें दुर्बल अम्ल के अंदर, तो दुर्बल अम्ल के अंदर याद रखें एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, अचार में डाला जाता है ना सिरका, उसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी एथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में हम लिख देंगे सिट्रिक अम्ल लिख सकते हैं, नींबू में पाया जाता है, वो भी दुर्बल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ अम्ल हैं जो दुर्बल और क्या है, प्रबल है। ध्यान रख लेंगे। एक कार्बोनिक अम्ल भी होता है, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो अम्ल जो है ये दुर्बल प्रकृति के होते हैं, इधर वाले उधर वाले प्रबल है। बता दिया कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, जो H प्लस ज्यादा मात्रा में देते हैं वो प्रबल है, और जिनको जल में घोलने पर कम मात्रा में H प्लस देते हैं वो दुर्बल है। एग्जाम्पल आपको बता दिए। इसी प्रकार से ये है जो प्रबल क्षार जो है वो क्या देंगे, आप बताओगे सर क्षार तो OH देता है, तो प्रबल है तो इसका मतलब OH क्या देगा, ज्यादा। कि वे क्षार जो जल में ज्यादा मात्रा में OH देते हैं वो प्रबल है, और इसी प्रकार से जो OH माइनस जो है वो कम मात्रा में देते हैं वो क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए यहां पर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है 14, 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, प्रबल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी प्रबल है। तो याद रखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, OH को हाइड्रोक्साइड, सोडियम और इसको OH को हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दुर्बल के अंदर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, याद रखें कई बार ये पूछ लेता है, इसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बारे में बताऊंगा मैं, एंटासिड के रूप में यूज होता है ये मैग्नीशिया। तो याद रखें कई बार पूछ लेता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो MgOH2, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिखो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कौन सा है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, समझ जाओगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बता दिया है मैंने, एक बार दोबारा देख लीजिए कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में H प्लस आयन ज्यादा देते हैं वो प्रबल अम्ल है, और जो H प्लस कम देते हैं वो दुर्बल अम्ल है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। क्षार, वे क्षार जो जल में OH माइनस ज्यादा देते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार, और जो कम देते हैं वो दुर्बल क्षार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जो एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे यहां से आगे। अब पीएच का महत्व देखेंगे, क्या देखेंगे, पीएच का महत्व है, जो आपने पीएच वैल्यू मापी वो कैसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच का महत्व। अब कैसे पूछा गया है वो मैं बताऊंगा अभी। पीएच का महत्व, पीएच कहां कहां यूज किया जाता है। सबसे पहले पीएच का यूज करने के लिए पौधों और जो पशु जो है वो पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, पौधे जो है, पशु जो है वो पीएच के प्रति कैसे सेंसिटिव होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, पौधे व पशु, ठीक है, पीएच के प्रति संवेदनशील है। पीएच के प्रति क्या है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है। पीएच कम ज्यादा हो तो उनका फर्क पड़ता है उन पर, संवेदनशील है। कैसे है, ध्यान से सुनिए। पौधे और पशु, ठीक है, देखो हमारा जो शरीर जो है वो 7 या 7.8 पीएच की वैल्यू पर काम करता है।
ठीक है, इससे पीएच वैल्यू कम हो तो क्या शरीर को नुकसान हो सकता है। एक यहां पर एक पॉइंट जो है यहां पर याद रखें, एक अम्लीय वर्षा नाम दिया होगा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। ये डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा जल का वर्षा जल का पीएच मान, पीएच मान 5.5 से 5.5 से कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन याद रखें। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा? जल का, वर्षा जल जो है, पानी जो गिर रहा है ऊपर से बारिश के रूप में, उसका पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? उस वर्षा को अपन क्या बोल देंगे? अम्लीय वर्षा बोल देंगे। तो पीएच जो है वो पशुओं के लिए भी जरूरी है, ठीक है, याद रखेंगे ये, ठीक है, ध्यान रख लोगे ये सारी चीजें, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट आपके सामने 5.6 भी लिखा सकता है, डरने की जरूरत नहीं है, 5.6 भी यहां पर सही है, 5.6 कर लीजिए कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा बोलेंगे। देखिए, पीएच का पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, पशुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। पौधों पर ऐसे पड़ता है कि पीएच जो है वो पौधों पर इसलिए प्रभाव डालती है कि पौधों की वृद्धि जो है वो पीएच से निर्धारित होती है। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू कम है, ठीक है, कम है या ज्यादा है, किसी प्रकार से है, उचित पीएच नहीं है, या मिट्टी ज्यादा क्षारीय है या ज्यादा अम्लीय है, तो वहां पर पौधों की वृद्धि नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये चीजें, तो जो चीजें हैं वो ध्यान से देख लेंगे आप चीज, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में मिट्टी जो है, मिट्टी का पीएच भी जरूरी है, दूसरी बात, सेकंड जो पॉइंट है, मिट्टी, मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच भी इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टी का पीएच क्या हो, मिट्टी का पीएच क्या हो? संतुलित नहीं हो, पीएच क्या नहीं हो? संतुलित नहीं हो। संतुलित का मतलब पीएच यदि कम ज्यादा है जिस तरीके से है, तो वहां पर पौधों की जो पैदावार है, पादप जो है, उनकी वृद्धि पर असर पड़ता है, पादपों की वृद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है, याद रखें। तो मिट्टी का पीएच भी जरूरी है। तो मिट्टी का पीएच का माप, मिट्टी का जो पीएच मान है वो भी जरूरी होता है। मिट्टी की भी पीएच वैल्यू का पता होना जरूरी है कि जिस आधार पर हम पौधे की वृद्धि क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। मिट्टी का पीएच ज्ञात करके ही हम पौधे की उचित वृद्धि करवा सकते हैं। हो सकता है कि मिट्टी क्षारीय हो या ज्यादा अम्लीय हो, तो उस वजह से पादप अच्छी वृद्धि नहीं कर पाए, तो इसलिए मिट्टी का पीएच भी जरूरी होता है, ठीक है। दोनों चीजें याद रह जाएगी, रख लोगे, ठीक है। आगे देखिए, दो चीजों में ध्यान रख ली, पौधे पशु पीएच के लिए प्रति संवेदनशील होते हैं। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको वर्षा को अम्लीय वर्षा। जो मिट्टी का जो पीएच है वो भी संतुलित रहना जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी का पीएच संतुलित नहीं है तो पादपों की वृद्धि सीधी क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। ये दो पॉइंट हमने देखे। तीसरा पॉइंट, पाचन तंत्र प्रभावित करता है। पीएच किसको प्रभावित करता है? पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, पाचन तंत्र, ये भी प्रभावित होता है पीएच से। तो पाचन तंत्र प्रभावित कैसे होता है पीएच से? ध्यान रखें कि पीएच जब हमारा जो स्टोमक जो है, हमारा जो अमाशय है, मैं बता देता हूं, हमारा अमाशय, अमाशय कौन सा अम्ल छोड़ता है? याद रखें, अमाशय HCl अम्ल का स्त्राव करता है, यानी कि HCl अम्ल निकालता है, अमाशय स्त्राव करता है, सिक्रेशन करता है। जब अपच की कंडीशन आ जाती है, अपच की कंडीशन जब भोजन का पाचन सही प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, हमारा जो अमाशय है वो भोजन को सही तरीके से नहीं पचा पाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अमाशय से जो अम्ल निकल रहा है, HCl अम्ल, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। तो उसकी मात्रा जैसे ही बढ़ जाएगी तो अमाशय की जो दीवार है उनमें जलन पैदा हो जाएगी, दर्द होने लग जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, उसको बोलते हैं अपन एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी, अम्लता बोलते हैं, ठीक है, एसिडिटी। फिर इनो अनो पीते हैं ना अपन डाल के, वो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखें, कौन सी कंडीशन में? अपच की स्थिति में,
अपच की स्थिति में अपच की स्थिति में अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। अमाशय में HCl की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे अमाशय में जलन होने लगती है। अमाशय में जलन होने लगती है, जिसे अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लता, एसिडिटी कहते हैं। तो इस अम्लता को दूर करने के उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लें। नॉट। इस अम्लता के उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है? दुर्बल क्षार का। दुर्बल क्षार है जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने लिखा, MgOH2। तो आप इनका नाम बताएंगे सारे कि सर क्या है ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नॉर्मल नेम जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया ये एंटाइसिड है, एसिड के विपरीत काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिसके द्वारा पेट की अम्लता जो है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पाचन तंत्र में भी पीएच का विशेष महत्व है कि जब एपच की कंडीशन आ जाती है तो अमाशय के अंदर जो HCl निकल रहा है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अमाशय में जलन हो जाती है, जिसे अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। इसको उपचार के लिए दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब है दांतों का खराब होना। दंत क्षय, दंत क्षय। दंत क्षय कब होता है? जब, ध्यान से देखिए, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। हमारा मुंह जो है उसके अंदर मुंह के अंदर 5.5 से कम क्या? पीएच मान। ये पीएच मान जो है वो 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मुख का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में दांत के ऊपर जो इनेमल होता है, दांत पर या दांतों का इनेमल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इनेमल क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है। जिसे दंत क्षय कहते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं। याद रख लेंगे कि जब मुंह का जो पीएच वैल्यू है, मुंह अपना जो है 7 के आसपास, 7.5 7.4 के आसपास जो है वो क्या करता है? रहता है उसका पीएच वैल्यू। ठीक है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से भी कम हो जाता है तो मुंह के अंदर जो अम्लता आ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, और दांतों के ऊपर जो इनेमल चढ़ा हुआ है, दांतों को बचाता है, सुरक्षित रखता है। इनेमल कठोर पदार्थ है दांतों के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो ये इनेमल जो है ये दांतों पर नष्ट होने लगता है उस अमल की वजह से, और जिसके कारण दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इसे ही हम दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार का यूज करते हैं। दुर्बल क्षार, एंटाइसिड का यूज करते हैं। जैसे टूथपेस्ट जो है उसका यूज करके इसकी अम्लता को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये दंत क्षय हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमने देखी, पीएच का महत्व के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से पीएच है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां पर है, नोट करके लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान रखें। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है। तो याद रखें, उसका नाम है इनेमल। इनेमल जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, इनेमल, इसी इनेमल को शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इनेमल क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। एक बात ध्यान और सुन लीजिए, प्रकृति का सबसे कठोर
प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ। ठीक है, तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ का नाम है हीरा, डायमंड। और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है? इनेमल है, दांतों के ऊपर चढ़ा होता है, जिसके कारण से दांत सुरक्षित रहते हैं। जब अम्ल की मात्रा मुख में बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में ये इनेमल नष्ट होने लगता है और जिससे दांत भी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, इसे दंतक्षय कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसके लिए दुर्बल शाह टूथपेस्ट का यूज हम कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से देखेंगे, आराम से समझेंगे इस चीज को, तो आराम से सारी की सारी चीजें भी क्लियर है हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं, हो सकता है कई बार पूछ भी ले, नहीं भी पूछे, एक नेटल प्लांट है, नेटल पौधा, नेटल, नेटल नाम का एक पादप है, मैं बता देता हूं। ये शाकीय पौधा है, छोटा पौधा है। ठीक है, जैसे गेहूं का पौधा उस तरीके का पौधा है। ये कैसा है? नेटल कैसा है? शाकीय पौधा है, शाक्य पादप, जैसे तुलसी का पादप होता है उसी तरीके से छोटा पादप है, शाक्य पादप है। इस नेटल की जो पत्ती है, पत्ती जो होती है इसकी, ये डंकनुमा होती है, डंक। जैसे ही ये शरीर को छूती है तो डंक लगने से, इस पत्ती का डंक लगने से एक जलन पैदा होती है, जलन या दर्द, दर्द पैदा होने लग जाता है। क्या है ऐसा इसके अंदर? जो नेटल प्लांट की जो पत्ती है उसके आगे डंक, नोक सी होती है, और जो लगती है बॉडी के अंदर तो वो जलन पैदा करती है। इसका मतलब जलन किस कारण से पैदा होगी? अम्ल के कारण। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा अम्ल है? तो याद रखें, मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक, मेथेनोइक। इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। ये चिंटी के डंक में भी पाया जाता है, याद रखेंगे, फॉर्मिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिख देता हूं साथ ही साथ में, याद रख लेंगे। चिंटी के डंक में भी यही होता है, चिंटी का डंक। चिंटी जब डंक मारती है, मधुमक्खी डंक मारती है, उस कंडीशन में ये फॉर्मिक एसिड उसके अंदर भी होता है। मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इसी का ही नाम है। तो याद रखें, जो नेटल जो है ये शाकीय पौधा है, इसकी पत्ती डंकनुमा होती है, जिसके कारण से त्वचा में जलन और दर्द उन्मूलन होता है। किसके कारण से? इसके अंदर एक अम्ल होता है, इसका नाम है मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में अपन बात करें तो इसका इलाज क्या है, उपचार क्या कर सकते हैं? उपचार ये कर सकते हैं कि एक पादप है डॉक पादप, डोक। ये डोक पादप जो है, इसकी पत्ती को रगड़ के, पादप की जो पत्ती होती है उसको रगड़ कर, या फिर इस पत्ती को रगड़ करके, जो रगड़ के, ठीक है, इस पत्ती को रगड़ कर लगाया जाता है, ठीक है, जिससे उपचार हो जाता है, जलन कम होती है, जलन या दर्द जो है वो क्या हो जाता है? कम होता है। तो याद रखेंगे, डॉग पादप की जो पत्ती है उसको रगड़ करके जब लगा लोगे तो उसकी जलन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, बेकिंग सोडे का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसका भी यूज किया जा सकता है। बेकिंग सोडे का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, लिख दूं क्या? बेकिंग सोडा, NaHCO3, ये NaHCO3 ये दुर्बल क्षार है, NaH3 ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं, बात करेंगे इसके बारे में भी, बेकिंग सोडा। तो इसके लिए बेकिंग सोडे का भी यूज कर सकते हैं, याद रखें। तो नेटल एक शाकीय पौधा है जिसकी पत्ती डंक नुमा होती है, और सॉरी, पत्ती आगे से नुकीली होती है, डंक डंक के नुमा होती है। डंक जैसे ही पत्ती का जो आगे का सिरा जो चुभता है, जलन और दर्द पैदा करता है। ये मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल की वजह से दर्द होता है, और इसके उपचार के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडे का यूज कर सकते हैं, या फिर डोक पादप जो उसकी पत्ती को रगड़ कर लगाएंगे तो उसकी जलन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, क्या क्या चीजें नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये चीजें हमने सारी विस्तार से देख ली है। तो ध्यान रखें ये चीजें कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है ना? किसी को कोई समस्या है? ठीक है, तो बहुत ही आराम से ये चीजें आप क्लियर कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवाऊं तो बता देता हूं आपको, एकदम इजीली तरीके से बता देता हूं। ध्यान से सुनिए, हमने क्या पढ़ा? ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या क्या हमने चीजें पढ़ी। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। मैंने आप सभी को बता दिया। धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? कौन सी प्रकृति के? अभी बताया ना, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ी कि क्षारीय जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
दूसरी सेकंड बात अधात्विक ऑक्साइड की बता दी। उसके बाद में हमने देखा कि अम्ल और क्षार में समानता क्या, दोनों ही जल में आयन बनाते हैं, ये H प्लस बनाता है, क्षार OH माइनस बनाता है, और इनके दोनों के विलयन जल में विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है, इसलिए इसको क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। अधात्विक प्रकृति जो है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए अम्लीय ऑक्साइड इनको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जल में अम्ल और क्षारक जो है उनकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, क्षार कहते हैं। तनुकरण, अम्ल में अम्ल हो क्षार दोनों तनुकरण बोल सकते हैं। अम्ल H प्लस आयन देता है और क्षार OH माइनस देता है। जब किसी भी अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता कम हो, जल की मात्रा ज्यादा हो, जल के प्रति इकाई आयतन में जब H प्लस और OH की सांद्रता कम हो, जल की मात्रा ज्यादा हो, तो उसको तनुकरण कहते हैं, याद रखेंगे। दूसरी बात हमने देखी कि पीएच स्केल है, इसका निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच में पी जो है जर्मन भाषा के शब्द पुशांत से बना है, जिसका मतलब शक्ति होता है, और किसकी शक्ति, पीएच यानी कि पुशांस ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि पुशांस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो H प्लस आयन की वह स्केल जो किसी विलेन में H प्लस आयन की सांद्रता का मापन करता है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। दूसरी बात, पीएच स्केल का मिनिमम मान 0 है, मैक्सिमम मान 14 है, मिडिल मान इसका 7 है। 7 से कम होगा तो विलेन अम्लीय प्रकृति का, 7 से ज्यादा होगा तो विलेन क्षारीय प्रकृति का, 7 पर होगा तो विलेन उदासीन प्रकृति। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 14 किसका होता है, NaOH का, ये भी बता देता हूं साथ ही साथ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, 7 14 होता है, याद रखें। 7 किसका होता है, शुद्ध जल का, तो यहां मैं लिख देता हूं शुद्ध जल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन। नेक्स्ट हमने देखा जठरस का पीएच मान 1.2 होता है, नींबू का 2 रुपए में 2 आते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। ये चीज हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा अम्ल प्रबल दुर्बल कैसे होते हैं। जल यदि वे अम्ल जो जल में घोलने पर H प्लस ज्यादा देंगे प्रबल होंगे, H प्लस कम देंगे दुर्बल होंगे। ये उदाहरण मैंने आपको बताई। ठीक है, प्रबल क्षार क्या होते हैं, OH माइनस ज्यादा देंगे वो प्रबल क्षार है, OH माइनस कम देंगे पानी में वो क्या होंगे, दुर्बल क्षार। उदाहरण मैंने आपको बता दिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम बात करते हैं आगे। महत्व के बारे में बात की थी हमने, सभी देख ली थी, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, जिससे आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन जो भी क्लासेज आपकी चलेगी उसके अंदर आपके सारे डाउट मैं क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि हम उस टाइम आमने सामने होंगे तो सारे के सारे डाउट आपके पूरे के पूरे क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारा कंटेंट एकदम इजिली तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अपन एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।